नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अवचेतन स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले 3-4 दिनों में आपका पैट का एग्जाम होने वाला है। आप सभी के लगातार कमेंट्स मैंने पढ़े कि मैम पैट के लिए भी क्लासेस लेकर आइए। देखिए, अब ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है पैट में कि हम सारी हिंदी को कवर कर पाए, पर मैं आपको कुछ 2-3 क्लासेस मैंने जो पैट के लिए तैयार की हैं उसमें आपका क्विक रिवीजन मैं आपका करवा दूंगी। जैसे मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर गद्यांश की क्लास लेकर आई हूं। आपका पैसेज का जो क्राइटेरिया है पैट एग्जाम में वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो आज हम लगभग 8-9 पैसेज को सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पैट के एग्जाम को सीरियस लेकर उन्होंने पढ़ाई की होगी, चाहे आपने बुक से की हो या किसी अदर चैनल से। तो आप सभी ने हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सारी हिंदी को कवर कर पाए, तो उसी के अनुसार मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्लासेस मेरी होंगी जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स होंगे। सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और गद्यांश को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और 2-3 प्रैक्टिस सेट हमारे होंगे संभावित जो आपके बन सकते हैं परीक्षा में प्रश्न, ठीक है। तो उसी को लेकर ये 3-4 क्लासेस आपकी रहेंगी जिससे आपकी जो है तैयारी और मजबूत हो जाएगी और आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास के तरफ जो होगी आज हमारी गद्यांश की क्लास, ठीक है। आज मैं प्रीवियस ईयर गद्यांश आपके लिए लेकर आई हूं, ठीक है। तो आज हम गद्यांश की क्लास को पढ़ेंगे। देखिए, बाकी हिंदी जो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है, बाकी अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और उस पर जाकर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एसआई के लिए ही है हिंदी, ठीक है। आपके जितने भी वनडे एग्जाम आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो आप उसी के लिए मेरी सारी हिंदी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपने पहले पैसेज को। भाई, पहला पैसेज आपका क्या कह रहा है? भारत प्राचीन संस्कृति का देश है। यहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्त का अनिवार्य अंग माना गया था। जब दान देने को धार्मिक कृत्य मान लिया गया तो निश्चित तौर पर दान देने वाले भी होंगे। हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा, दयालु व सज्जन लोगों की है। भारतीय समाज में दान लेना व दान देना दोनों धर्म के अंग माने गए हैं। पहले दान देने से पूर्व दान लेने वाले पात्रता देखी जाती है और योग्य पात्र को दान दिया जाता है। धर्म शास्त्रों ने दान की महिमा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, जिसके कारण भिक्षावृत्ति को भी धार्मिक मान्यता मिल गई। धीरे धीरे दान दाताओं ने पात्रता पर ध्यान देना बंद कर दिया और दयावश, निरीह, अपाहिज और गरीबों को दान दिया जाने लगा। शनह शनह समाज में और मूल्यों में बदलाव गया और अधिकतर लोग गरीबों, ब्राह्मणों और भिखारियों को दान का पात्र समझने लगे। अब जैसे मैं पैसेज पढ़ रही हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि आप किस तरह से जो है पैसेज को सॉल्व करेंगे। भाई, आपको पहले क्या करना है, जिस प्रकार मैंने सारा पहले पैसेज पढ़ा, आपको उस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको क्या करना है, पैसेज के जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो आप सारे उन 5 क्वेश्चनों पर जल्दी जल्दी उनको पढ़ लेंगे, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, फिर अगर आप पैसेज पर जाएंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा है और जिसका भी आंसर जहां भी आपको मिलेगा आप उसको टिक करते हुए चले जाएंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, और आपके क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। इसका आपका पहला है, भिक्षावृत्ति समस्या नहीं है क्योंकि दान पुण्य तो भारतीय संस्कृति का एक धार्मिक कृत्य है, ठीक है। दूसरा है आपका, भिक्षावृत्ति देश की समस्या को हल करती है क्योंकि गरीबों, अपंगों और बेरोजगारों की जीविका इससे ही चल रही है। भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। तो आपका इसका क्या होगा, सी। आपका इसका आंसर होगा सी। आपने देखा होगा कि भाई भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या है क्योंकि इसको लोग जानबूझकर इसको व्यवसाय बना रहे हैं, ठीक है। आप सभी ने इसको नोटिस भी किया होगा, ये अपना जानबूझकर व्यवसाय बना रहे हैं। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। भाई, पैसेज में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं
कि उसमें आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप उसको ऐसे भी लगा सकते हैं देखकर। तो आप यही ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं। अब देखिए पहला है इसमें, भिखारी लोगों के पीछे लग जाते हैं और उन्हें भीख देने के लिए बाध्य कर देते हैं, ये नहीं होगा आपका। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ये आपका हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, धार्मिक स्थलों पर लोग दान पुण्य की भावना से जाते हैं और कंगाल भिखारियों को दान के रूप में भीख देते हैं, ये भी आपका इसका नहीं है। लोगों के पास अन्याय, अनीति और चोरी का पैसा होता है और दान देकर वे अपनी आत्मा पर रखे बोझ को कम करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा सूट आपका क्या कर रहा है, बी। भाई आप लोग जब भिखारियों को दान देते हैं तो क्या देखकर देते हैं, अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे कि जिसमें आपको पैसेज को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, सबसे पहले आप इस चीज पर ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं है या नहीं। कुछ लोग इसमें गलती कर देंगे कि नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं और गलत आपका जवाब दे आएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। इसमें क्या लिखा है, क्या पूछा गया है, भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, गरीबों को, निर्बलों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करके मदद करना, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, गरीबों के बच्चों के स्कूल में फीस जमा करके और पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री देकर मदद करना, तो ये तो आपका सही होंगे, ये वाला। और रोगियों को चिकित्सा सुविधा दिलाकर तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से परिचित कराकर मदद करना, ये भी होगा। तो आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भाई पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित आप नहीं करेंगे। भाई आप उसको पैसा दे देंगे पर वो उसका यूज सही कर रहा है या गलत कर रहा है ये तो हम नहीं जानते ना। तो आपका क्या होगा, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना आप नहीं करेंगे, ये 3 आप कर सकते हैं। और इसमें क्या पूछा गया है कि सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में क्या समास है। समास में आपका पढ़ा चुकी हैं, जो मेरी क्लासेस हिंदी की चल रही हैं, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो आप बताइए दान पुण्य और जीवन मुक्ति में क्या समास है। भाई दान पुण्य एक दूसरे के विपक्ष हैं, दान और पुण्य, ठीक है। यानी मैंने आपको क्या बताया था, द्वंद्व और तत्पुरुष समास इसमें होगा। क्या होगा, द्वंद्व और तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास है। भाई योजक चिन्हों से आप ये नहीं कहेंगे कि मैम इसमें क्यों नहीं है द्वंद्व समास। भाई जीवन मुक्ति यानी जीवन से मुक्ति, तो आपका क्या है, इसमें कारक की विभक्ति आ रही है, तो आपका क्या होगा इसमें तत्पुरुष समास। और इसमें आपका क्या होगा, दान पुण्य में आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि खानदानी भिखारी कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो खुद भिखारी भीख न मांगकर अपने स्थान को दूसरे किसी भिखारी को भीख मांगने के लिए भाड़े पर दे देते हैं, या जो छोटे बच्चों को अंग भंग करके उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। तो आपका उत्तर नंबर सी होगा इसमें, जो देश में छोटी सी विपत्ति आ जाने से भीख का कटोरा लेकर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, ये भी नहीं होगा आपका, और ये भी नहीं। आपका आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, जिन भिखारियों की भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और वो पीढ़ियों से भीख मांगते चले आ रहे हैं वहां से, तो खानदानी भिखारी आपके वही कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं, अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमय तथा स्थिर रहेंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो कि किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ाने से ही पूर्ण हो जाता है, वरन वह ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है और पुस्तकें ऐसे सांचे में है जिनमें डालकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का
अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते हैं वे आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। ठीक है, स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है, वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको वह नहीं कर सकता। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता, वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब हो जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी भी सामने नहीं झुकेगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। तो भाई आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था आत्मनिर्भरता और आत्मबल। तो आपका इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन। मैंने अभी आपको पैसेज में पढ़ के दिखाया, आत्मनिर्भरता और आत्मबल यदि उसमें होगा, यदि वह स्वावलंबी होगा और उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे वह नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या होगा? आत्मनिर्भरता और आत्मबल। आपका सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? तो भाई इसका आपका होगा, स्वार्थमय का आपका होगा निस्वार्थ और गतिहीन इसका। ठीक है, इसका होगा आपका निस्वार्थ। ठीक है, और अस्थिर का आपका होगा गतिहीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। भाई सफलता, आप कहते हैं कि सफलता मिली, उसको सफलता मिल गई। ठीक है, तो मिल गई यानी स्त्रीलिंग। सफलता आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है भाई, आप कहते हैं कार्य को कि मैंने ये कार्य कर लिया या तुमने ये कार्य कर लिया। भाई ऐसे थोड़ी बोलेंगे आपकी कार्य कर ली, आप बोलेंगे कार्य कर लिया। तो ये आपका क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। और आत्मनिर्भरता भी आपकी क्या होगी? स्त्रीलिंग में आएगी। तो आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे ये आपका क्वेश्चन था, इसमें आपको पैसेज को पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट देख के भी इसको टिक करके आ सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो आप क्या करेंगे? बच्चों में बाल्यकाल से अच्छे संस्कार विकसित करना, नहीं। दृढ़ विश्वास जागृत करना, ये भी आपका नहीं होगा। सहनशीलता उत्पन्न करना, ये नहीं होगा। भाई जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी आपकी क्या है? आपकी है आत्मनिर्भर बनना। यदि आप आत्मनिर्भर बनेंगे तभी आप जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी पर जा पाएंगे। भाई बच्चे में बाल्यकाल से अच्छे संस्कार विकसित कर देने से कुछ नहीं होगा, ये आपका सही है, हम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। पर आत्मनिर्भरता जो है इसमें बेस्ट ऑप्शन है, आपकी प्रायोरिटी ए होनी चाहिए। दृढ़ विश्वास जागृत करना, ये भी आपको करना चाहिए। सहनशीलता उत्पन्न करना, ये भी आपको करना चाहिए। अपने बच्चों में ये संस्कार आपको देने चाहिए। परंतु इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपका है आत्मनिर्भर बनना। यदि आप अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएंगे तभी वो आपकी जीवन की सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? तो इसमें आपका है, बच्चे निर्दोष और अबोध होते हैं और शिक्षकों के स्वगुण दोषों को खास असर नहीं होता। नहीं, ऐसा तो नहीं है, असर होता है। शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं, ये आपका इसमें ऑप्शन सही होगा। बच्चों को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, शिक्षक की व्यक्तिगत जिंदगी से उन्हें क्या लेना देना, ये आपका गलत है। शिक्षक को बच्चे का पाठ्यक्रम पूरा करना है और बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये भी आपका
गलत है। जो आपके निगेटिव साउंड करेंगे, है ना, जो ऑप्शन आपके निगेटिव साउंड करेंगे उनको आपको कट कर देना है, पॉजिटिव पर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है भाई। शिक्षक जब आपको पढ़ाता है तो शिक्षक के चरित्र और गुण दोष बच्चे में स्वयं ही आ जाते हैं। जैसे आप टीचर्स को पसंद करते हैं, आप 12th तक पढ़े या आपने कहीं भी पढ़ा हो, आपको कुछ टीचर्स फेवरेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनके गुण आपके अंदर प्रवेश करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, शिक्षकों के चरित्र गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर यही असर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड गद्यांश है। मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वे अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूं। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूं। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया है। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पापबोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है। काफी देर तक मैं परेशान रहा। चुप रहने ठीक नहीं है। कमबख्त भविष्य कभी माफ नहीं करेगा, उसकी सीमा भी तो कोई नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट अहिष्णु है। काफी देर बाद भ्रम दूर हुआ, मैं भीष्म नहीं हूं। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता तो भी मुझे कौन पूछता। बहुत ज्ञानी गुणों भरे पड़े हैं, मुझसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे। मुझे कोई डर नहीं है। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना हो तो वे ही लोग डरे जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मनसाराम, तुम तो न 3 में और न 13 में। बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोल से, ठीक है। तो सारा पैसेज मैंने आपको पढ़ दिया है। जहां जहां मुझे लगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हो सकती है तो मैं उसको अंडरलाइन करती हुई चल रही हूं। ऐसा ही सेम आपको करना है। ये मेरा तरीका है, मैं अपना तरीका आपको बता रही हूं। इससे आपको जो है बहुत मदद मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको दोबारा पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। जहां जहां आप अंडरलाइन करेंगे आप उसको भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो आपका है न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है। तो मैंने आपको बताया कि सभी क्वेश्चन में आपको पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें है आपका धोखे में रहना, ये आपका नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होना, ये भी नहीं होगा। धैर्यपूर्वक सोचना, ये भी नहीं होगा भाई। न 3 में न 13 में, यानी किसी भी गिनती में न आना। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। न 3 में न 13 में, यानी किसी भी गिनती में नहीं आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भर्त्सना या का क्या तात्पर्य है। भाई अपमान भी आपका नहीं होगा, चुगली आपका नहीं होगा, विरोध आपका नहीं होगा। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निंदा और तिरस्कार, भर्त्सना का क्या का अर्थ है, निंदा और तिरस्कार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लेखक की परेशानी का क्या कारण था। लेखक की परेशानी का क्या कारण था। लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका आपका यही आंसर होगा। लेखक के मित्र ने शिकायत की और उन्हें बताया कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी वह कुछ नहीं कर पा रहा है, ये आपका नहीं होगा। लेखक ने सोचा कि उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे हैं, ये भी आपका नहीं है। भविष्य विकट अहिष्णु है और भविष्य की कोई सीमा नहीं है, तो आपका ये भी नहीं है। मैंने आपको भी पैसेज में क्या पढ़कर बताया था कि जिस प्रकार द्रौपदी का अपमान होते हुए भीष्म पितामह ने चुप्पी साधी तो उनको जो है लोगों ने माफ नहीं किया। तो लेखक की परेशानी का यही कारण था कि लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म पितामह को आज तक क्षमा नहीं किया गया। जैसे हम प्रीवियस में जाकर देखते हैं पैसेज। मैंने आपका क्या लिखा, भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर जिस प्रकार मौन धारण किया, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया था। तो इसका आपको पता चल गया होगा कि लेखक की परेशानी का कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? भाई कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, आपने अभी अभी पढ़ा। तो आपका क्या होगा इसका? ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भीष्म ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था, गलत। भीष्म के मन में पाप बोध का एहसास हुआ था, ये भी आपका गलत। भीष्म बहुत बड़े ज्ञानी थे और पक्षपाती होने से उन्हें भविष्य की क्षमा नहीं किया, ये भी आपका गलत। तो अभी आपने पैसेज में क्या पढ़ा था कि कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जो चुप्पी साधी, इसलिए जो है भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? तो इसका है आपका, लेखक ने अभिभूत होकर सुनते रहने और मन में पाप बोध का एहसास होने से राहत मिली। लेखक के मित्र ने जो शिकायत की थी वह सही नहीं थी। लेखक के मित्र उनसे अवस्था में छोटे थे और वो लेखक का सम्मान भी करते थे। लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं, उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। तो यही आपका है इसका ऑप्शन नंबर डी। जब उनको लास्ट में पता चल गया, उनके ध्यान आया कि आप जो है भीष्म पितामह नहीं है, तो इसी बात से जो है उनको राहत मिली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए उत्तर दीजिए। तो है आपका सत्य की आराधना, आपका चौथा है सत्य की आराधना। सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सी हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज ही नहीं है। वह तो मरकर जीने का मंत्र है। सब बालक, बड़े, स्त्री, पुरुष चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, खेलते कूदते, सारे काम करते हुए यह रटन लगाए रहें और ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करें तो कितना अच्छा होगा। यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ। हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है और उतना ही तंग भी, अस्सी की धार पर चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रखकर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है। जरा चूके की नीचे गिरे पल पल साधना से होकर उसके दर्शन होते हैं, लेकिन सत्य के महत्वपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है, उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षणभंगुर देह को द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नशा करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करने चलने पर भी वह आगे नहीं बढ़ता, दर का दर पर ही रह जाता है। संकट सहकर आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश ने उसे देखा कि उसे सत्य की तलाश है, वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रह जाता है और सत्य से दूर हटता है। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। भाई गद्यांश में चिर स्थायी का विलोम कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आपका क्या होगा? चिर स्थायी का आपका क्षणभंगुर होगा। चिर स्थायी का आपका क्या होगा? क्षणभंगुर। भाई चिर स्थायी से आपका क्या अर्थ है? चिर स्थायी से आपका क्या होगा? हमेशा स्थायी रहने वाला। क्या होगा? हमेशा स्थायी रहने वाला। इसका अर्थ है आपका हमेशा स्थायी रहने वाला। और क्षणभंगुर का आपका क्या होगा? क्षण भर स्थायी रहने वाला, बस क्षण भर स्थायी रहने वाला। तो सभी को समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही आंसर होगा। चिर स्थायी का विलोम आपका क्या होगा? क्षणभंगुर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? भाई सत्य की तलाश आपकी सोते जागते समय राम नाम का सुमिरन करें? नहीं। सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है? नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, संभव है। श्रद्धा पूर्वक अतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, या इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। भाई आपने पैसेज में पढ़ा, श्रद्धा पूर्वक अतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। तो आपका सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें राइट आंसर होगा। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? ठीक है, तो आपका
क्या होगा इसमें, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, ये आपका सही है। संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, गलत। असत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, गलत। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि यह मार्ग बहुत तंग है, यह भी आपका गलत। तो आपका इसमें क्या होगा, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पर। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बनाया गया है? तो इसका आपका होगा क्योंकि सत्य और अहिंसा का कार्य है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना तंग भी है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। जैसे आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया, सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना तंग भी है और अस्सी की धार पर चलने के समान है, ठीक है। तो आपका क्या होगा इसमें, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो अस्सी के धर्म कर मार्ग पर हमने पैसेज में पढ़ा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए जो है वो राइट होगा, क्योंकि यह हरि का मार्ग है, नहीं। सत्य और अहिंसा की डोर पर चलना सीधा और सरल है, ये भी आपका नहीं होगा। सभी उत्तर ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें है आपका ये सत्य की आराधना करें, सही। हरि के मार्ग पर चलें, ये भी आपका सही होगा। और आपका नेक्स्ट होगा अंतर्निहित सत्य का साक्षात करें, ये भी सही। तो आपके इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये सभी आपके जो है इसमें सही उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर डी आप इसमें लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट 5वां आपका गद्यांश है, आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे परिवारों में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। माँ बाप अपने उपलब्ध संसाधनों से बड़े लाड प्यार से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और दुलार के साथ बड़ा करते हैं। पुराने समय का लालियेत पश्च वर्षाणी 10 वर्षाणी तारियेत। तो इसका आपका अर्थ क्या होगा भाई, मैंने पढ़ा लालियेत पश्च वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियेत, यानी 5 वर्ष तक बच्चे का लाड प्यार करना चाहिए और अगले 10 वर्ष तक यानी 15 वर्ष की आयु तक उसे डांट फटकार कर रखना चाहिए कि भाई आप ये चीज गलत कर रहे हो, इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है और आप इसको अच्छा कर रहे हो, इससे आपको क्या फायदे हो सकते हैं। तो इसका अर्थ है लालियेत पंचवर्षाणी, यानी 5 वर्ष तक जो है बच्चे को लाड प्यार करना चाहिए। 10 वर्षाणी ताड़ियेत, यानी अगले 10 वर्षों तक यानी 15 वर्ष तक जब वो आप बड़ा होगा तो आपको उसको डांट फटकार कर रखना चाहिए। वाला फॉर्मूला अब बदल चुका है, ये इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ये वाला फॉर्मूला अब बदल चुका है। इतना लाड प्यार मिलने के बावजूद आज की नई पीढ़ी के बच्चे असहनशील होते जा रहे हैं। अगर शिक्षक कक्षा में उनसे कुछ भी कह दे या घर में माँ बाप या कोई रिश्तेदार उनसे कुछ भी कह दे तो वो तुरंत प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। ग्रहणशीलता समाप्त होती जा रही है और जैसे जैसे वे चाहें वैसा करने की आजादी उन्हें चाहिए। अस्तु येन केन प्रकारेण बच्चे पढ़ लिखकर नौकरी पा जाते हैं या अपना काम संभाल लेते हैं। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं, उनके द्वारा बचपन के प्यार से लेकर उस समय तक के त्याग को बलिदान उन्हीं के अपने बच्चों द्वारा भुला दिए जाते हैं। अब माँ बाप बूढ़े और शक्तिहीन हैं और बच्चों पर बोझ हैं। आज के बूढ़े माँ बाप पिछली पीढ़ी के बूढ़े माँ बाप की तुलना में अधिक दयनीय होते जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा पालित पोषित बच्चे उन्हें अपने परिवार का सदस्य मन से स्वीकार नहीं कर पाते। यही कारण है कि बुढ़ापे में या तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं और ये अपने घर पर ही दीनहीन से होकर अपने बच्चों का मुंह ताकते हैं। पीढ़ियों के अंतराल से जीवन मूल्यों में तेजी से बदलाव हो रहा है। अच्छी भावना से भी यदि बूढ़े माँ बाप वयस्क बच्चों या उनके परिवारों के विषय में कुछ सलाह देते हैं तो उनकी सलाह का सम्मान नहीं होना चाहिए। यह संभवतः पीढ़ियों के अंतराल का परिणाम है। अब समय बदल गया है और अनुभवपूर्ण सलाह की इस नई पीढ़ी को कोई आवश्यकता नहीं है। अपेक्षा की जाती है कि यदि उन्हें साथ रहना है तो वो एडजस्ट करके चलें, अन्यथा वृद्ध आश्रम में हम उम्र लोगों के बीच समय बिताएं, खुद भी चैन से रहें और उन्हें भी अपनी तरह चैन से रहने दें। क्या वास्तव में इन सब के लिए युवा पीढ़ी ही दोषी है या कुछ दोष वृद्धों का भी है? तो आपका क्वेश्चन इससे बनता है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा
काट सके। ठीक है, तो बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें, इसमें आपका क्या होगा, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना तो बोझ बने और ना ही अपनी राय थोपे। बुजुर्ग अपनी हेकड़ी से भरे स्वभाव से बदलाव लाएं नहीं, बुजुर्ग अपनी जुबान पर संयम रखें, इससे कुछ नहीं होगा। बुजुर्ग अगली पीढ़ी से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखें, यह भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अगर बुजुर्गों के बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है, अगर वो चैन से रहना चाहते हैं तो इसमें पैसेज क्या कहना चाह रहा है, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ ना बने और ना ही अपनी राय थोपे। ठीक है, तो इसमें ये आपका यही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते, तो है जो माता पिता बदलते समय, डी आपका इसका आंसर होगा, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, तो वही क्या है, वो अपने घर में ही दीनहीन होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते, तो बच्चों के अकॉर्डिंग जो ढल जाते हैं। इसमें पैसेज में कहने का मतलब यही है। तो आपका क्या होगा, इसमें डी आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। जिनके पास अब आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, ये भी आपका गलत है। जिनके बच्चे संस्कारहीन है और माँ बाप समझदार नहीं है, ये भी नहीं। तो आपका इसमें क्या होगा, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों को उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। तो नेक्स्ट आपका होता है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के लिए दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्महत्या गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है, तो इसका आपका पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, आपका इसका आंसर ए होगा। आज के युवा स्वावलंबी और स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे स्वयं की और परिवार और नौकरी व्यवसाय की परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये भी नहीं है आपका। युवा पीढ़ी ने दूसरों के कष्टों के बारे में सोचना बंद कर दिया है, गलत। सभी युवा एक जैसे नहीं होते, कई युवा अभी भी पुराने लोगों को यथोचित सम्मान देते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसमें आपका क्या होगा, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलाव से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और एसेंशियल होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं, तो ये इसका होगा, जो माँ बाप बहू बेटों के परिवार का सहारा बनकर रहते हैं और उनके अभिमत पर नहीं थोपते, ये आपका गलत है, ये तो आपका सही हो गया। जिनके माँ बाप बच्चों और उनके परिवार को यथोचित सहारा और सम्मान देते हुए अपना जीवन से शांति बिताते हैं, तो वो तो अच्छे बच्चे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका आंसर होगा। जिन माता पिता द्वारा बच्चों को सही संस्कार दिए गए हैं, तो वो तो आपके अच्छे बच्चे होंगे। ठीक है, तो इसका आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका आंसर होगा। भाई कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजेंगे, जो बच्चे संस्कारहीन होंगे और अविवेकी होंगे और अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सभी समझ गए, सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, पैसेज नंबर 6। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई मादक पदार्थों के प्रयोग की लत आज के युवाओं में तेजी से फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के उकसावे पर लिए जाने वाले मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा हो जाते हैं। स्कूल, कॉलेज या पास पड़ोस में गलत संगति के दोस्त ही साथ में गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम या धूम्रपान सहित चरस, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और अपने कदम बढ़ा रहे हैं। पहले उन्हें मादक पदार्थ फ्री में उपलब्ध कराकर इसकी लत बताई जाती है और फिर लती बनने के कारण इसके लिए चोरी से लेकर अपराध तक भी करने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप द्वारा दिया गया जेब खर्च कम पड़ने लगता है। नशे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सुइयां HIV का कारण भी बनती हैं, जो अंततः एड्स का रूप धारण कर लेती है। कई बार तो बच्चे घर के ही सदस्यों से नशे की आदत सीखते हैं। उन्हें लगता है कि जो बड़े कर रहे हैं वही ठीक है और फिर भी घर में ही चोरी आरंभ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, घर में ही चोरी आरंभ। इससे मतलब है कि जब नशा जो कर रहे हैं उनमें ये आदतें लग जाती हैं, भाई चोरी करना आदि ये आदत उनकी लग जाती है। चिकित्सा आधार पर देखें तो अफीम, हीरोइन, चरस, कोकीन तथा स्मैक जैसे मादक पदार्थों से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, पागल हो जाता है, वह
सुप्तावस्था में हो जाता है। ऐसे उत्तेजना लाने वाले पदार्थ हैं जिनकी लत के प्रभाव में व्यक्ति अपराध कर बैठता है। ऐसे युवा उच्च श्रृंखल, हिंसक, अनुशासनहीन और झगड़ालू, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह और शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मामला सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं अपितु अपराध से भी जुड़ा हुआ है। कहा भी गया है कि जीवन अनमोल है, नशे के सेवन से यह अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। कॉलेज ही नहीं, स्कूलों तक में यह बीमारी हो चुकी है। भारत के कई राज्यों में गांजा व अफीम की खेती होती है और हीरोइन आदि का व्यापार खुलेआम चल रहा है। कहा जा रही है कि हमारी युवा पीढ़ी, कहां जा रही है हमारी युवा पीढ़ी, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? भाई परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च देना, ठीक है, ये भी है आपका। स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, ये भी है। नशा करने वाले साथियों की संगति, ये भी है। भाई ये तीनों जो है आपके मोस्ट ये कारण है कि इसमें बच्चा नशे की तरफ जा रहा है। आपका क्या नहीं होगा इसमें? ए, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। भाई आपका आंसर क्या होगा? ये भाई जो कभी कभार ये यदा कदा यानी कभी कभार जो सेवन कर लेते हैं, ठीक है, तो वो जो है इसकी उचित नहीं है इसके लिए, ठीक है। ये तीनों उचित हैं क्योंकि इन तीनों से ही बच्चे को बढ़ावा मिलता है और वो नशे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट आपका होगा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? शारीरिक अक्षमता, अभी हमने पढ़ा पैसेज में, शारीरिक अक्षमता भी होगी, पागलपन और सुषुप्त भी हमने पढ़ा, HIV एड्स भी पढ़ा, मानसिक असंतुलन भी पढ़ा। तो आपका इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी होंगे। क्या होंगे? ये सभी आंसर है आपका। अभी हमने पीछे पैराग्राफ में ये सब पढ़ा, ठीक है। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? राज्य पुलिस, बच्चों के माँ बाप, बच्चों के मित्र, राज्य सरकार। भाई कहीं ना कहीं ये चारों ही आपके दोषी होते हैं, ठीक है। भाई राज्य पुलिस, बच्चों के माँ बाप भी हैं, बच्चों के मित्र भी हैं, राज्य सरकार भी है। भाई बच्चों के मित्र, कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो असंगति में रहते हैं, ठीक है, उनकी संगति सही नहीं होती, तो बच्चा इसमें भी पढ़ के, तो इसलिए बच्चों के मित्र भी है इसमें। तो सबसे ज्यादा बड़ा जो कारण है वो है आपके बच्चों के माँ बाप, ठीक है। पैसेज के अनुसार कि बच्चों का माँ बाप को बच्चों का ना टोकना, वो कहाँ आ जा रहे हैं ना पता रखना, उनको ज्यादा जेब खर्च देना, ठीक है, और पता ना रखना कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका जो ज्यादातर दोषी है वो आपके बच्चों के माँ बाप इसमें माना जाएगा, पैसेज के अनुसार बच्चों के माँ बाप, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? भाई राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। या ऊंची फीस वसूलने वाले शहर के अच्छे स्कूल और कॉलेज बच्चों के आचरण नैतिकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। या माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, मैंने आपको क्या बताया कि जो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है वो है आपका सी, यानी माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाकी आपके बाद में है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जो है माँ बाप वाले ऑप्शन में देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। तो आपकी स्वास्थ्य की प्रति सजगता तो उनमें नहीं होती है ना। जो मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं वो अपने स्वास्थ्य पर थोड़ी ना ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपका इसमें सेकंड नहीं, पहला, तीसरा और चौथा आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और आपका चौथा इसमें जो है सही आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट 7वां पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे। वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। आजादी की लड़ाई के समय तक लोगों के अंदर सच्चा देश प्रेम था। बहुत से लोगों ने आजादी के आंदोलन में जुड़कर सरकारी नौकरी तक भी छोड़ दी थी, परिवार का सुख त्याग दिया था और यहां तक कि अपने प्राणों को मोह भी छोड़ दिया था। कितने ही सच्चे देशभक्त इस आजादी की नींव में समा गए।
और इतिहास में इनका नाम तक नहीं है। आज भी हमारे देश में अनगिनत नेता हैं जो अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग तुरंत पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेतागिरी का लोक निसंदेह मनुष्य को पतित बनाता जा रहा है। सारा देश नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार होता जा रहा है। भाषण, गर्जन, तिकड़म और छल के झूठे वायदों और धोखे की कस्मों से सारा सार्वजनिक वातावरण कोलाहल पूर्ण हो गया है। जहां देखो वहीं नेताजी नजर आएंगे। लगता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अब नेता बनना चाहता है, भले ही उसका कोई अनुगमन करने वाला ना हो। देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए ये अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते। विदेश जाकर महंगा इलाज कराते हैं। सत्ता में आने के लिए लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, गर्जना की जाती है, तिड़कम और छल के झूठे वायदे और धोखे की कस्में खाई जाती हैं। दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछाला जाता है। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे राजनेता देश के युवकों को गलत दिशा दिखाते हैं, परंतु अपने बच्चों को क्या है, विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीजों के लालच में जनता उनको वोट देगी। ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। तो इनसे आपके क्वेश्चन क्या बन रहे हैं? नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्क उत्तर आपका कौन सा है? तो इसमें आपका क्या होगा? शिक्षित लोग वोट की असली कीमत पहचानते हैं, है ना। इसमें आपका क्या होगा? शिक्षक लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए छोटे वायदों का पूरा दबाव नहीं डालेंगे, गलत। शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करेंगे, यह भी नहीं है आपका। लोगों के शिक्षित हो जाने पर नेताओं के पास कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं बचेगा। तो ये तीनों तो आपके हो रहे हैं। इसमें आपके पूछा गया है कि नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो जो है अपने वोट की असली कीमत को पहचानेंगे और जाति धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देंगे। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि जो है देश जागरूक हो और आपका शिक्षित हो। तो आपका क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में आजादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्क उत्तर कौन सा है? तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? आजादी से पूर्व के नेता सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे, गलत। आजादी से पूर्व के नेता अनपढ़ और निर्धन जनता के झूठे वायदे करते थे, यह भी आपका गलत है। आजादी से पूर्व के नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कारण राजनीति में आते हैं, नहीं। तो इसका आपका होगा आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी। भाई आजादी से पूर्व के नेता जो है आपके देश की हित के लिए और देश की सेवा करने के लिए जो है राजनीति में आते थे। आज के दौर में ऐसा नहीं हो रहा है। आज के जो नेता हैं बड़े बड़े झूठे वायदे करते हैं कि और लालच देते हैं, लालच की वस्तुएं देकर जो है अपना वोट लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले नहीं था। आजादी से पूर्व के नेता जो थे देश की सेवा करने के लिए और देश के हित के लिए जो है राजनीति में आते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा आपका, ठीक है। तो इसमें आपका होगा जनता द्वारा दिए गए वोटर से चुना जाना, राष्ट्र की निश्चल सेवा नहीं, महंगे इलाज के लिए विदेश जाना नहीं, देश की उन्नति नहीं। ये सब ये नहीं सोचेंगे, ये क्या जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुने जाते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होगा? बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? भाई आपने पढ़ा, गरीब जनता को कपड़े और पैसे बांटते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते हैं, या गुंडों और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर तिरकम करते हैं, या चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजों का वायदा करते हैं। तो आप क्या लगाएंगे इसमें? उत्तर नंबर डी। क्या होगा आपका इसमें? उत्तर नंबर डी। चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं और झूठे तिरकम भिड़ाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी आपने पैसेज में पढ़े हैं। नेक्स्ट आपका होगा, लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? भाई नेताओं के सिद्धांत से पिछली पार्टी के सिद्धांतों का मेल नहीं खाना, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आ जाना, देश की समस्याओं का हल खोजने के लिए नए नए प्रयास करना, ये तो नहीं है। नई पार्टी के विचारों से नेताओं के विचारों का मेल खाना। तो आप क्या कहेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में वो लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो सभी समझ गए? स्वार्थ सिद्धि के लिए
जो आपकी पार्टी बदलते हैं लोग, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पार्टी छोड़कर नई पार्टी में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैसेज नंबर 8। विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं, और इसके विपरीत निराशा और चिंता विचार जीवन में दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। और दूसरी बात विश्वास करने की है। यदि हम स्वयं पर अपना विश्वास, अपने बनाने पर सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होती है, और यदि हम इस जीवन में नकारात्मक सोच भरते हैं तो हमारा जीवन निराशा के अंधकार से भर जाएगा। क्या आपने कभी जीवन में घटने वाली घटनाओं और अपने अंदर की उस समय की मानसिक विचारात्मक स्थिति का अध्ययन किया है? यदि आप आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से उत्प्रोत हैं तो कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास हैं। इसके लिए विपरीत निराशा, कुष्ठा, भय और संदेह के साथ लिए जाने के निर्णय सदैव गलत और सफलता के विपरीत होंगे। हमारे अंदर मनोवेग सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं और उन्हीं के कारण हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। कुछ मनोवेग जैसे क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के भाव सदा घातक होते हैं और लंबे समय तक इनकी तीव्रता हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पंगु बना देती है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता और शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं और लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोगता, समृद्धि और सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की है। आज हम यदि इन विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो दुर्भाग्य और सौभाग्य में बदल सकते हैं। वेदों में परमात्मा से ही यही प्रार्थना की गई है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वत, सभी दिशाओं से नेक विचार मेरी ओर आए। ठीक है, तो इसमें आपका जो है पहला प्रश्न बनता है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार में चल जाता है? जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भ्यादि, घातक मनोभाव से दूर रहते हैं? नहीं। जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं? नहीं। जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं? या जब हम आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, रचनात्मक में खोए रहते हैं? तो इसका आपका क्या होगा? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, ठीक है, आदि घातक मनोभावों से लंबे समय तक हम तीव्रता से प्रभावित करते हैं। तो आपका इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कब हमारा निराशा की तरफ जाएगा जीवन? जब ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। भाई, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए, हमारे मन में सदा अच्छे विचार आने चाहिए। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ईश्वर को लगातार ध्यान और चिंतन करें? नहीं। निरोगता, समृद्धि और सफलता के विचारों से दूर रहना चाहिए? ये भी नहीं होगा। नकारात्मक सोच वाले विचारों का चिंतन करना चाहिए? नहीं। तो ये आपके निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्या कह रहा है? अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री दिखाकर? नहीं। सुबह उठकर चींटियों को आटा डालकर? नहीं। अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर? नहीं। तो ये सब जो है आपके तीन ऑप्शन जो है अंधविश्वास वाले कारण बताए गए हैं, ये हमें नहीं लगाने। आपका क्या होगा? अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान दें और रचनात्मक विचार अपने मस्तिष्क में लाएं, तो तभी आप अपने दुर्भाग्य को जो है सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो आपका जो है पैसेज में क्या आया था एक बार देख लेते हैं। भाई, आपके जो है आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता और शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव क्या होते हैं? आपके रचनात्मक होते हैं। तो आपके क्वेश्चन में क्या है? भाई, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, संतुष्टि और आत्मविश्वास, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। प्रेम, स्नेह, भाईचारा, शांति ये नहीं था। सहानुभूति, कर्तव्य पालन ये भी नहीं था। क्रोध, शोक ये भी नहीं था। आपका था आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता और संतुष्टि और आत्मविश्वास जो है आपके रचनात्मक भाव है। ऑप्शन नंबर डी सभी को समझ गया होगा। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो जब हम
आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। जब हम जीवन में नकारात्मक सोच बढ़ देते हैं, नहीं, ये तो निगेटिव हो गया। जब हम परिश्रम के स्थान पर चतुराई का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, नहीं, ऐसे हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते चतुराई का सामना करके या चतुराई का सहारा लेकर। जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि से घातक मनोभाव को आश्रय देते हैं, तब भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम अपनी कार्यसिद्धि सफलता तक कब पहुंचाते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। सभी ने ये पैराग्राफ में अभी पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9th पैसेज है, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के, खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था और अन्य उपलब्धियों का उतना ही हाथ नहीं था जितना उनके सदाचार व्यवहार का था। इस स्वातंत्र्य आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि वह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और हर जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम इतना प्रतिनिधि चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता था तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राज स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो इसके क्वेश्चन आपके क्या कह रहे हैं? उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? तो स्पृहणीय शब्द का आपका अर्थ होगा प्राप्त करने योग्य, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? मुख्य रूप से आपका क्या बताया है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। भाई आपने अभी पैसेज पढ़ा तो इसमें आप यही तो देख रहे थे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। आजादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी? नहीं। आजादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था? ये तो इसमें जिक्र ही नहीं आया। भाई कृषकों का कहीं जिक्र आया है आपका? कृषकों का पूरे पैसेज में कहीं भी जिक्र नहीं आया, ठीक है। तो इसमें क्या है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, ये आपका जो है पैराग्राफ में बताया गया है। नेक्स्ट, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। भाई लेखक क्या बता रहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता ही तो बता रहा है। धार्मिक आस्था और सदाचार को बढ़ावा देना? नहीं। अंग्रेजी राज्य के दोष गिराना? ये भी आपका ऑप्शन, ये पैराग्राफ में था ही नहीं। जनतांत्रिक से हानि बताना? नहीं। तो आपका क्या था? धार्मिक आस्था और सदाव्यवहार को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या अभिप्राय है? तो सभी धर्मों का आदर। भाई धर्मनिरपेक्षता क्या है? सभी धर्मों का आदर करना ही आपका क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्म में हस्तक्षेप न करना? नहीं। धर्म की अवज्ञा? ये तो बिल्कुल गलत हो गया। किसी भी धर्म का को ना मानना? तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। धर्मनिरपेक्ष में हम सभी धर्मों का जो है आदर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो हम कैसे मानेंगे? इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। अभी आपने पैसेज में पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या था? सभी जो है सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया था। देखिए अभी इसमें आया था, देखो इसमें ये आया कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और हर जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वो धनी हो या गरीब, नर हो या नारी अथवा विभिन्न संप्रदायों के, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है आंसर में? कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? भाई इसमें सभी जातियों के, वर्गों के, धर्मों के लोगों ने जो है भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। कैसे माना जाए कि आपका जनतांत्रिक हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनता, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसका आपका जो है उत्तर नंबर आपका डी होगा, ठीक है। तो आपके इतने ही पैसेज थे। आज मैंने आपके 9 जो हैं 9 गद्यांश मैंने आपके करा दिए हैं। आशा करती हूं कि सभी का रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा। 1-2 क्लास अब मैं आपकी 2-3 क्लास क्वेश्चन से संबंधित लेकर आऊंगी। बाकी जो आपका सिलेबस है, पैसेज मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार आपको पैसेज हल करने हैं। पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है। क्या करना है? प्रश्नों को पढ़ना है। सारे प्रश्न आप रेगुलर, जैसे 5 आपके, एक
पैसेज में 5 आपके क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चनों पर आप जल्दी जल्दी नजर निकाल लेंगे। फिर आपके बाद आपको क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको जो है गद्यांश पर जाना है, गद्यांश पढ़ना है, उसी में आपको जो है उत्तर निकालने हैं। इसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपका पैसेज भी बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो आशा करती हूं कि सभी को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी क्वेश्चनों पर, ठीक है। आपके 2-3 प्रैक्टिस सेट ऐसे ही हो जाएंगे, जिससे आपका जो है बेस मजबूत हो जाएगा और आपका पेपर में जो है स्कोर भी बढ़ेगा। तो सभी पैट की कक्षा के लिए मेरे साथ बने रहें। आगे 2-3 दिन और मेरी यही उम्मीद है कि आपके पैट के लिए अच्छे से अच्छा जो है प्रयास करूं और थोड़ी मेहनत और आपके लिए करूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ आगे भी पैट की जरूरी कक्षाओं के साथ। धन्यवाद।